अच्छा भाई, देखो हमारा जो डेवलपमेंट का जो चैप्टर बेसिकली चल रहा है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका पूरा इसमें ना एक्सपेरिमेंट पूरा पूछते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट वर्डिंग्स पर लिखा हुआ थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल है। पहले इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे और जो टॉपिक हमारा वो है सेल डिफरेंशिएशन। आपको कहते हैं बताइए व्हाट इज मीन बाय सेल डिफरेंशिएशन, और जो एक्सपेरिमेंट है जॉन जॉर्डन का रिगार्डिंग द सेल डिफरेंशिएशन, इसको आप उसके एक्सपेरिमेंट के जरिए से पूरा क्लैरिफाई करें। तो सेल डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, इसके लिए आप पहले यहाँ पर थोड़ा समझे। हमने पढ़ा था कि गैमेट्स जब आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। अब जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। अब जो जाइगोट है, कल हमने पढ़ा था कि जाइगोट कन्वर्ट होता है मॉल्यूला में, फिर ब्लास्टुला में, गैस्ट्रुला के अंदर। और ये कब फॉर्म होते हैं, जब एक सेल दो में डिवाइड हो, फिर 2 से 4 में डिवाइड हो, 4 से 8 में डिवाइड हो, 8 से 16 में। मतलब दिस इज कॉल्ड आफ्टर द डिविजन ऑफ सेल the bulk like mass of a cell will be formed called morula, blastula, gastrula। फिर उसमें जर्म सेल लेयर बनती है, that is ectoderm, endoderm, mesoderm। फिर हर लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जब जाइगोट फॉर्म होता है और उससे जितने भी नए सेल बनते हैं, तो उन तमाम सेल्स के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है और जो साइटोप्लाज्म और उसका कंटेंट जाता है, वो बिल्कुल जाइगोट के जितना होता है। मतलब इक्वल न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन अ सेल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डिवाइड। जब भी कोई भी सेल डिवाइड होता है, चाहे वो जाइगोट के लेवल पर डिस्कस किया जाए या जाइगोट के बाद बनने वाले जो सेल्स हैं उनके बाद डिस्कशन की जाए, जब भी सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए से, एक से जब दो में डिवाइड होता है, तो उसमें न्यूक्लियर कंटेंट जो नए प्रोजेनिक सेल्स आपके पास बनते हैं, जो आपके पास डॉटर सेल्स बनते हैं, उन सब के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बिल्कुल उतना ही होता है जितना कि उनके पेरेंट्स से आता है। और ये कहाँ पर आपने पढ़ा है, ये माइटोसिस में क्लास 9 में आप पढ़ के आए कि जब सेल माइटोस होने वाला होता है तो उस वक्त पहले वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है, अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को डबल करता है, फिर वो सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है, फिर वो अपनी सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके बाकायदा अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। ये तो हो गई इस टॉपिक की बेसिस। इस टॉपिक की बेसिस में एक पॉइंट सबसे अहम है, वो ये कि जब भी सेल डिवाइड होगा तो तमाम सेल जिस सेल से निकल कर आ रहे हैं, उनका जो भी पेरेंट सेल है उससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट बिल्कुल उतना ही आएगा। मतलब जितना इनके अंदर मौजूद है इतना वहां से पूरे का पूरा आया होगा। और जितने भी नए सेल उनसे बनते चले जाएंगे उनके भी अंदर इन फ्यूचर जेनेटिक इंफॉर्मेशन और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिल्कुल सेम चलता चला जाएगा, ठीक है। तो all the cells receive equal cytoplasm and the equal nuclear content from its parent cell। सही है, चाहे वो 1000 नंबर पे बनने वाला सेल है दूसरे तीसरे नंबर पे बन गया हो। प्रोसेस जो है आपके पास एक सेल से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनने का जो अमल है, मतलब जाइगोट से, कल हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि पहले गैमेट्स होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर मोल्ला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, जर्म सेल लेयर, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। फिर जब तमाम ऑर्गन्स बन जाते हैं तो फिर उनकी क्या होती है, आपके पास इनलार्जमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। जिसको मैंने इस तरीके से कहा था कि पहले डेवलपमेंट होगी और उसके बाद ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, पहले डेवलपमेंट होगी फिर ग्रोथ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो प्रोसेस है जाइगोट की डिफरेंशिएशन का, मतलब जाइगोट के सेल जो अपने आप को डिवाइड करते चले जा रहे हैं, जाइगोट जो डिवाइड कर रहा है और नए सेल्स जो बना रहा है, ये पूरा प्रोसेस क्या कंसीडर होता है, डेवलपमेंट कंसीडर होता है। और डेवलपमेंट के दौरान आपको क्या नजर आता है बेटा, मॉल्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला वगैरह। तो स्पेशली गैस्ट्रुला बनने तक तो तमाम सेल्स के अंदर तमाम जीन्स एक्टिवेट होती है, सही है। जाइगोट जब मौजूद होता है, जाइगोट के बाद से लेकर मॉल्यूला फिर ब्लास्टुला फिर जब गैस्ट्रुला बनता है, तो गैस्ट्रुला बनने तक उस तमाम सेल्स के अंदर सारी की सारी तरह की जीन्स एक्टिवेट है। लेकिन गैस्ट्रुलेशन होने के बाद, मतलब गैस्ट्रुला बनने के बाद से लेकर पूरे ऑर्गेनिज्म तक बनने का अमल, और ऑर्गेनिज्म बनने के बाद उसके अंदर ग्रोथ के अमल के दौरान सारी की सारी जीन्स एक्टिवेट नहीं रहती, कुछ एक्टिवेट रहती है और कुछ स्विच ऑफ हो जाती है। और जो एक्टिवेट रहेंगी वो पूरी लाइफ के लिए एक्टिवेट हो जाएंगी, और जो स्विच ऑफ हो जाएंगी वो हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाएंगी। समझ आई बात, ठीक है। तो आप अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज एक्टिव है, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद जो आप सेल लेंगे उसके अंदर आपको पता लग सकता है कि कौन सी चीज एक्टिव है और कौन सी चीज इनएक्टिव। जीन्स एक्टिव होने का मतलब उनकी वजह से प्रोसेस जो है वो हो जाएगा, जीन्स इनएक्टिव होने का मतलब जो प्रोसेस नहीं हो रहा है वो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, व्हाट इज एक्चुअली द सेल डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सम जीन्स बाय अ सेल that are not activated by the other cells of embryo। ये जो डेवलपमेंट है जिसके दौरान एम्ब्रियो बन रहा है,
इसमें हर सेल जानता है कि उसको अपने कौन से जीन्स एक्टिवेट करने और कौन से जीन्स रिग्रेस करने। कोई भी दूसरा सेल किसी भी एक सेल के अंदर जीन्स को एक्टिवेट नहीं कर सकता, स्विच ऑफ नहीं कर सकता। समझ आई बात? जो कोई भी एक सेल है, एम्ब्रियो जब बन रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो रही है, डेवलपमेंट जब हो रही है, इस दौरान हर सेल के अंदर पाए जाने वाले जीन्स अपने आप को एक्टिवेट कराने की सलाहियत रखते हैं और अपने आप को स्विच ऑफ करने की सलाहियत रखते हैं। और इनका एक्टिवेट होना या स्विच ऑफ होना ये दूसरे सेल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब दूसरा सेल इनको चाह करके भी इनकी चीज को एक्टिवेट या रिग्रेस नहीं कर सकता। ये जो प्रोसेस है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। अब इफ द जीन्स एक्टिवेट, इस प्रोसेस के दौरान, मतलब गैस्ट्रुलेशन के बाद जब पूरा एम्ब्रियो फॉर्म होगा, इस दौरान जो जीन्स एक्टिवेट होगी, जिंदगी भर रिमेन्स एक्टिव एंड डिसेंडेंट्स, जितने भी उससे नए सेल मिलियंस ट्रिलियन बनते चले जाएं, उन सब के अंदर वो जीन्स एक्टिवेट होगी। और डेवलपमेंट के दौरान, गैस्ट्रुलेशन के बाद अगर कोई जीन रिग्रेस हो गई तो आइंदा इन फ्यूचर वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकती। समझ आई बात? वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकती आपके पास। So if the genes activate, it will becomes remain active and descendant. If the gene becomes inactive, it remains inactive in a descendant. हमेशा के लिए switched off या हमेशा के लिए switched on। समझ आ गई बात? और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हमें नजर आ रहे होते हुए, ये सब वो फंक्शन है जिनके जीन्स एक्टिव हैं। जिनके जीन्स क्या है? एक्टिव। मतलब गैस्ट्रुलेशन के बाद हम जब बन रहे थे अपनी मदर की वॉम में, उस वक्त हमारे अंदर जो जीन्स एक्टिव हुई, आज तक हमारी बॉडी के हर एक एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट है, उन सब के अंदर आपको वो जीन्स एक्टिव मिलेंगी। चाहे वो आप आई के सेल देखें, इंटेस्टाइन के सेल देखें, लिवर के सेल देखें, गॉल ब्लैडर के सेल देखें, इंटेस्टाइन के सेल देखें, कहीं के भी सेल देखें, वो आपको एक्टिव मिलेंगे। और इन तमाम सेल्स में जो जीन्स इनएक्टिव होंगी, वो हर जगह पे इनएक्टिव मिलेंगी। इनएक्टिव हर सेल के अंदर, एक्टिव हर सेल के अंदर। जीन्स क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम। अब देखो इस चीज को जॉन डाल्टन ने कैसे प्रूव किया, सेल डिफरेंशिएशन वाली बात को। इसने किया, एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया। एग का मतलब क्या? ओवम। अनफर्टिलाइज्ड का मतलब हैप्लॉइड सेल होगा, मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले स्टेप में उसने एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया, सही है, जो हैप्लॉइड था। क्या था बेटा? हैप्लॉइड। तो ये इसका साइटोप्लाज्म और उसके अंदर एन न्यूक्लियस है। एन न्यूक्लियस का मतलब कैसा है बेटा? ये हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड। ठीक है। अब इसने क्या किया, देखो किसी भी ओवम को जब न्यू जाइगोट बनना है तो उसके अंदर न्यूक्लियस की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2n। कितनी होनी चाहिए? 2n। इसने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया, उस अनफर्टिलाइज्ड एग को ई न्यूक्लिएटेड सेल बनाया। क्या बनाया? ई न्यूक्लिएटेड सेल। व्हाट इज ई न्यूक्लिएटेड सेल? एक ऐसा सेल जिसमें से न्यूक्लियस रिमूव हो जाए, दिस इज कॉल्ड ई न्यूक्लिएटेड सेल। तो उसने उस अनफर्टिलाइज्ड एग, हैप्लॉइड एग सेल में से न्यूक्लियस को निकाल लिया। ठीक हो गई बात? अब जब न्यूक्लियस को निकाल लिया तो ये सेल बन गया ई न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म। ठीक हो गई बात? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये सेल हो गया एम्प्टी सेल, ई न्यूक्लिएटेड सेल। अब उसने क्या किया, एक फ्रॉग के ऊपर ये पूरा एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है। इसके ऊपर कर रहा है? एक फ्रॉग के ऊपर। अब हमारे अंदर जो जीन्स एक्टिव है ना, हमारे अंदर जो जीन्स क्या बेटा? एक्टिव है। हमारे जो स्पर्म या ओवम है, उनके भी अंदर इन फ्यूचर वो जीन्स एक्टिव ही होनी है, और जो जीन्स हमारे अंदर इनएक्टिव है, उनके अंदर क्या होगी? इनएक्टिव। तो इसने जिस फ्रॉग का अनफर्टिलाइज्ड एग सेल लिया था, उसी फ्रॉग का अब क्या किया, सेल निकाल लिया। कहां से? इंटेस्टीन से। कहां से निकाल लिया? उसकी इंटेस्टीन से। मतलब उसी फ्रॉग का पहले एग सेल लिया, उसको ई न्यूक्लिएटेड सेल में तब्दील किया, और फिर उसी फ्रॉग का क्या निकाला? इंटेस्टिनल सेल निकाला। अब देखो मैंने क्या कहा कि हमारी बॉडी के अंदर चाहे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, स्पर्म या ओवम, और हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनके अंदर जीन्स क्या होंगी? जो एक्टिव है तो हमेशा के लिए एक्टिव, जो इनएक्टिव है तो हमेशा के लिए इनएक्टिव। समझ आ गई बात यहां तक? अब देखो इसने क्या किया, इस सेल के अंदर प्लेस कर दिया किसका? न्यूक्लियस। अब देखो इसने क्या किया, इंटेस्टिनल सेल निकाला। इंटेस्टिनल सेल में से इंटेस्टिनल सेल का न्यूक्लियाई निकाल लिया। अब बॉडी के तमाम सेल, इंटेस्टाइन का, लंग्स का, किसी का भी हो, रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होता, उसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। कौन सा न्यूक्लियस होता है? डिप्लॉयड।
उसके अंदर वो सारी जीन्स एक्टिव होती है जो हमेशा के लिए एक्टिव रहनी है, और वो सारी जीन्स इनएक्टिव होती है जो हमेशा के लिए क्या होनी है, इनएक्टिव होनी है। ठीक है, तो इसने क्या किया, उस इंटरस्टीनल सेल से न्यूक्लियस निकाला और इसको इन्यूक्लिएटेड सेल में डाल दिया। तो अब इस इंटरस्टीनल सेल न्यूक्लियाई की क्या खासियत थी, इसके अंदर वो तमाम चीज मौजूद थी जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्मेशन करने के लिए चाहिए। मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर कोडेड है। तो उस फ्रॉग के स्पर्म और ओवम वाले सेल के भी अंदर जो न्यूक्लियाई था उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वही इंफॉर्मेशन बिल्कुल तमाम सेम की सेम जीन्स एक्टिव और इनएक्टिव आपको कहां पर मिलेंगी, उसके इंटरस्टीनल सेल के न्यूक्लियस के भीतर वो जीन्स एक्टिव और इनएक्टिव मिलेंगी। तो अब इसका न्यूक्लियस इसने निकाला। अच्छा, इसका न्यूक्लियस क्यों निकाला, क्योंकि ये हैप्लॉइड था, फिर ये डिप्लॉइड बनता, फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म में तब्दील होता। इसने न्यूक्लियस का रोल समझाना है। इंपॉर्टेंट क्या समझा रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर जीन्स का रोल समझा रहा है। इसने प्लेस कर दिया इस न्यूक्लियस को इस सेल के अंदर। अब ये सेल कैसा बन गया, डिप्लॉइड, और फिर ये सेल पूरे का पूरा कन्वर्ट हो गया न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्योंकि ये सेल कौन सा था, ये सेल था बेसिकली एग सेल। कौन सा था, एग सेल। तो अब देखो इस एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो एग सेल वाला नहीं, ये न्यूक्लियस कौन सा है, इंटेस्टाइन के सेल वाला न्यूक्लियस है, लेकिन फिर भी ये नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो जीन्स है नॉर्मल सेल्स के अंदर वो अलग है और आपके रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो जीन है वो अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो हमने जब इंटरस्टीनल सेल को यहाँ पर प्लेस किया उसके न्यूक्लियस को, तो ये नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील नहीं होता। इस इंटरस्टीनल सेल न्यूक्लियस के भी अंदर वही सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वही सारी चीज एक्टिव और इनएक्टिव है जो कि आपके पास इस हैप्लॉइड सेल के अंदर एक्टिव और इनएक्टिव है। समझ आई बात, ये हैप्लॉइड सेल अपने आप को स्पर्म से फ्यूज करके फिर अपने जो जीन्स है उनकी मदद से अपने आप को न्यू ऑर्गेनिज्म में तब्दील करता। हमने उसी डिप्लॉइड सेल को यहाँ पर खुद से बना दिया, इंटरस्टीनल सेल यहाँ पर डाल दिया। तो इंटरस्टीनल सेल का न्यूक्लियस हमने डाल दिया, उस न्यूक्लियस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो इंफॉर्मेशन किसमें थी, इस हैप्लॉइड सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इसके अंदर हमने डाल दी और ये किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म। इससे हमें क्या पता चला, इसमें हमें ये पता चला कि आपके पास जो एग सेल के अंदर न्यूक्लियर कंटेंट था, जो जीन्स एक्टिव थी, वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर तमाम सेल्स में एक्टिव थी। तभी तो आपके पास यहाँ पर आने के बाद इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस ने वही रोल प्ले किया, वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए जो कि इसके अंदर सलाहियत थी फर्टिलाइज होने के बाद ये बना। समझ आ गई बात। सो दिस इज ऑल ओवर एक्सपेरिमेंट ऑफ द जॉन जॉर्डन रिगार्डिंग द सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस। मतलब जीन्स जो एक बार एक्टिव हो जाए वो लाइफ टाइम एक्टिव रहती है और जो एक बार इनएक्टिव हो जाए वो लाइफ टाइम इनएक्टिव होती है। तो इस फ्रॉग के इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर वो जीन जो एक्टिव होनी है, मतलब देखो ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद गैस्ट्रुलेशन होगी और फिर कुछ जीन स्विच ऑफ होंगी, कुछ एक्टिव रहेंगी। तो इसके अंदर ऑलरेडी वो जीन पहले ही से ही स्विच ऑफ हुई हुई है और स्विच ऑन है, जिसको डायरेक्टली इसने डाल दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली स्विच ऑन और स्विच ऑफ जीन के साथ साथ पूरे के पूरे नए डिसेंडेंट में कन्वर्ट हो गए। ठीक हो गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर शॉर्ट नोट एंड योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। तो वहां पर इसका टॉपिक बड़ा पूछते हैं और बड़े मुश्किल से टॉपिक समझ आता है। आप किसी से पूछोगे टॉपिक इजी है, सब कहेंगे हाँ रट्टा मारने के लिए ऐसा आसान है, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। दिस इज बेसिकली ओवरऑल सेल डिफरेंशिएशन जिसमें न्यूक्लियर कंटेंट्स और जीन्स का रोल एक्सप्लेन किया गया। ठीक है।